food should be the medicine and medicine should not be the food. ये बैलेंस डाइट क्या होती है? वीगन डाइट में क्या क्या है? जो पैकेज फूड कितने हार्मफुल है लोगों के लिए? High fat, salt and sugar. हंगर, एपेटाइट, दोनों में क्या डिफरेंस? डाइट फूड दोनों में। वेजिटेरियन डाइट क्या ये वेज में आता है, नॉन वेज में आता है? इसमें जो येलो पार्ट आता है वो क्या होता है? आजकल एक नया टाइटल है जंक फूड डे, जिसको चीट डे बोलते हैं। कोई भी तेल अच्छा है या बुरा, आइसक्रीम के कोन्स पे आइसक्रीम नहीं लिखा रहता, इस पे लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट। क्या डाइट लेगी इससे उसका वेट लॉस हो जाए और उसकी जो कमजोरी भी फील नहीं हो उसको? हर तरह की डाइटिंग के अपने यो इफेक्ट्स होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? हेल्दी स्किन रखने के लिए कौन सी डाइट लेना चाहिए? 8 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वेट गेन होता है इससे, ये सच है या मिथ है? वीगन डाइट होती है जिसको आप प्लांट बेस्ड डाइट बोलते हो, इससे मसल्स बिल्ड कर सकते हैं? सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है अगर डाइट से नीड पूरी हो रही है। फ्रूट्स को अगर आप जूस बना रहे हैं तो फाइबर तो निकल ही गया। घी इज हेल्दी फॉर बॉडी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रहता है अगर आप पपाया खा रहे हैं तो। खाली पेट चाय पीना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है हमारी डाइट। इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इनवाइट किया है देश के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विनीता बंसल। तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मैम आपसे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। वेलकम मैम। सबसे पहले तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो ये फील्ड चुना है डाइट वाला, न्यूट्रिशन वाला, इसके पीछे क्या कहानी है आपकी? क्योंकि मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन शुरू से अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि फूड ऐसी चीज़ है जो कभी कम नहीं होने वाली। आप देखते हैं कि इतने होटल्स हैं, इतने इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी हेल्थ के लिए फूड का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जिससे क्योंकि फूड इज़ द मेडिसिन। हिपोक्रेट्स ने भी बोला है कि फूड शुड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड नॉट बी द फूड। तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि कुछ अच्छा करूँ इस फील्ड में जाके। दैट्स वाई मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया। लेकिन आपने जिस टाइम पे आपने 2005 में आई थिंक चूज किया था, तब जी। तो इतना था ही नहीं अपने यहाँ पे डाइट का स्कोप यहाँ इतना नहीं था, हाँ। बट साउथ में दिल्ली, मुंबई, पुणे, इधर काफ़ी अच्छा स्कोप था जो मैंने सुन रखा था। तो मुझे था कि अच्छा। मुझे अपने सिटी में भी कुछ अच्छा करना है। तो ये जो एक तो वर्ड होता है डाइटिशियन, एक होता है न्यूट्रिशनिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिशनिस्ट इज़ ए ब्रॉड टर्म कि न्यूट्रिशनिस्ट में तो कोई भी वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन गेन की है और उस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो टीचर भी हो सकता है, वो डाइटिशियन भी हो सकता है, वो रिसर्च साइंटिस्ट भी हो सकता है, ऑथर भी हो सकता है, ब्लॉगर भी हो सकता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और डाइटिशियन टर्म हम पर्टिकुलरली उसके लिए यूज़ करते हैं जो डाइट प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं आपको, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इट कैन बी प्रिवेंटिव, इट कैन बी क्यूरेटिव। वो आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट पर बेस्ड होता है। सो ऑल डाइटिशियंस आर न्यूट्रिशनिस्ट बट नॉट ऑल न्यूट्रिशनिस्ट आर डाइटिशियंस। अच्छा, नहीं कई बार जैसे हम देखते हैं ना, किसी को डाइट के रिगार्डिंग कंसल्ट करना होता है, बाहर भी क्लिनिक्स होते हैं, तो यहाँ पे जो क्लिनिक्स ओपन करते हैं ये डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं? हाँ, वो डाइट प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, तो वो डाइटिशियंस ही कहलाएंगे। अच्छा। और जो एक सबसे बड़ा अपना फोबिया है यहाँ पे कि बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वही डाइट होती है जो आपके रूटीन, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कराए। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर, हाइड्रेशन, वो सारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उस डाइट से गेन करते हैं। तो उसमें सारे फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। उसमें सीरियल्स भी होने चाहिए, मीन्स मोटे अनाज है, मिलेट्स है, दालें, सब्जियाँ, सब सारी सब्जियाँ अलग अलग तरह की उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, फ्रूट्स इन्वॉल्व करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वो भी उसका पार्ट होता है। तो जब हम इस सारे तरह के फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। वो एक बैलेंस डाइट होती है। WHO का डेटा कहता है कि जो इंडियन वुमेन्स 14% कम कंज्यूम करती है प्रोटीन कंपैरिजन टू मैन, क्या ये सच है? ये सभी के लिए सच है, नॉट ओनली फीमेल्स। अपने इंडिया में मेल्स का प्रोटीन कंजम्पशन भी काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट से। लेकिन अभी जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR की रिवाइज्ड RDAs आए हैं 2024 में। तो पहले के RDAs में 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली ये एनालाइज किया कि इतनी रिक्वायरमेंट्स हमारे यहाँ नहीं होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की बात अलग होती है। तो क्योंकि हम वीगन डाइट पे बेसिकली ज़्यादा स्टेपल डाइट है हमारी, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है आइडियली 0.8 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट सफिशिएंट है। अगर हम उतना कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ इनफ। अभी आपने नाम लिया वीगन डाइट, ये वीगन डाइट में क्या क्या आता है? वीगन डाइट में ओनली प्लांट बेस्ड चीज़ें आती हैं।
जैसे पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनाज है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, हम्म, यही चीज़ें आती हैं वीगन डाइट में। जिनको अपन वेजिटेरियन डाइट बोलते हैं। वेजिटेरियन डाइट में तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हम्म, मिल्क, पनीर, कर्ड, वो भी वेजिटेरियन डाइट का पार्ट है, पर वीगन डाइट में नहीं आते वो। अच्छा, तो क्या वीगन डाइट से अपनी प्रोटीन कंज्यूम जो रिक्वायरमेंट होती है पूरी कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि वीगन डाइट में फिर हमें पल्सेस और ड्राई फ्रूट्स मेन सोर्सेज रहेंगे प्रोटीन के। हम्म, तो उस केस में थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकली इतनी दाल कंज्यूम करना, 3 से 4 कटोरी दाल पर डे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि कर्ड या पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इन्वॉल्व करें तो थोड़ा इजीली हो जाता है। कोई भी आम आदमी को अगर पता करना हो कि उसकी प्रोटीन इंटेक सही है या नहीं है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, तो कैसे पता चले उसको? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आइडियली 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हमें लेना हम्म, चाहिए एज पर RDS 2024। तो अगर आपका वेट 60 kg है, देन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर 48 ग्राम्स पर डे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपकी डाइट से इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मेरा यही सजेशन है कि आप किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन की हेल्प लें। तो वो ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपका प्रोटीन इंटेक इनफ है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा है या नहीं है, बल्कि अगर कोई गैप भी होगा तो वो एक साइंटिफिक मैनर में आपकी हेल्प करेंगी प्रॉपर उस गैप को फुलफिल करने के लिए। बिना डाइटिशियन, जैसे मान लो मेरे को ही पता करना हो कि मेरा प्रोटीन इंटेक कम है या ज़्यादा है, मेरा बॉडी में कम है या ज़्यादा है, तो कैसे पता करूँ मैं? तो उसके लिए आपको नोट करना होगा आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं, हम्म, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। हम्म, और इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स की बुक है, हम्म, 2017 में NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने रिलीज़ की थी। तो उसमें सभी फूड प्रोडक्ट्स के 100 ग्राम एडिबल पोर्शन की न्यूट्रिटिव वैल्यू दी हुई है। अच्छा, तो आपको देखना है कि आप क्या क्या खा रहे हैं, रेसिपीज़ को फिर आप इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप निकालेंगे कि पर डे इतनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की, फिर उस क्वांटिटी में कितना प्रोटीन है, बाय दैट यू कैन कैलकुलेट। कुछ कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। न्यूट्रीफाई इंडिया नाउ करके मोबाइल ऐप आती है, एंट्यूटिव कैलकुलेटर आता है, उनके थ्रू भी कैलोरी काउंटिंग के लिए भी काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं, उनके थ्रू हम्म, आप कर सकते हैं। बट टू सम एक्सटेंट अगर ऑथेंटिक सोर्सेज से ही हम्म, कराएं तो मैं उसी को ज़्यादा रिकमेंड करूँगी हम्म। कि एक क्वालिफाइड डाइटिशियन की आप हेल्प लें। अभी आपने कैलोरीज का नाम लिया, जी। तो कैलोरीज में क्या होता है, मतलब जैसे कोई प्रोटीन भी ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है, फैट भी ले रहा है, तो उनमें से कितना परसेंट उसको कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, वो कैसे पता चले उसको? जो आइडियल अपना कैलोरी कंजम्पशन होता है, हम्म, मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन उसका इस तरह से होता है कि 55 to 60% कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, हम्म, 15% 10 to 15% कैलोरीज हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए, और 25 to 30% कैलोरीज हमारी फैट से आनी चाहिए। तो आपकी किस सोर्स से कितनी कैलोरीज आ रही है, तो उसका वही तरीका है कि आपको पूरे दिन की डाइट लिखनी पड़ेगी, हम्म, उसको इंग्रेडिएंट्स में आप कन्वर्ट कीजिए, हम्म, उस उन इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट आप लिखिए, हम्म, फिर उस अमाउंट से कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज आपको मिल रही है इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल से, वो लिखिए। और देन यू विल कम टू नो कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट से कितने परसेंट कैलोरीज मिल रही है। तो अगर कम या ज़्यादा है तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग उस तरह के फूड ग्रुप्स को आपको कम या इंक्रीज करना पड़ेगा हम्म। डाइट में। जो अपनी इंडियन थाली होती है, जो अपन डेली खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, हम्म जैसे दही हो गया, रोटी हो गई, चपाती हो गई, सब्जी हो गई, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, फैट कितना रहता है और प्रोटीन कितना रहता है अकॉर्डिंग टू यू? अपनी अगर बैलेंस डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका रेशो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का उतना ही रहता है जो हमारा रिकमेंडेड बैलेंस है। मीन्स 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट अगर हम हम्म, कह रहे हैं, तो अगर हम बैलेंस डाइट कंज्यूम हम्म। कर रहे हैं तो हमें उतना ही मिलता है। नहीं, स्पेशली एक तो ऐसा होता है ना कि जैसे प्रोटीन के लिए कोई प्रोटीन डाइट लिया अपन, हम्म लेकिन अपन तो बैलेंस डाइट जो डेली मिक्स थाली डाइट। रहते हैं वो ले रहे हैं, मिक्स डाइट। इसमें से कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, प्रोटीन कितना रहता है और फैट कितना रहता है? मिक्स डाइट में अगर जैसे मैं आपको हेल्दी फूड प्लेट के बारे में हम्म, बताना चाहूँगी, जो हम्म, अभी NIN ने रिलीज़ की थी हम्म, रिसेंटली 2024 में। तो अकॉर्डिंग टू दैट हेल्दी फूड प्लेट, हमारे पूरे दिन का जो डाइट है हम्म, उसका 50% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से बना होना चाहिए। हम्म, क्योंकि अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, उसका मेजर सोर्स है ये है कि हमारी डाइट में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स का इनटेक कम है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से का जो 50% है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलकर बना होना चाहिए। रिमेनिंग जो 50% है उसका 50% मीन्स 25% सीरियल्स, ग्रेन्स, मिलेट्स, इनका होना होना चाहिए। क्योंकि
अभी हम बेसिकली राइस और वीट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना फाइबर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें लैक करते हैं। तो वो हमें, जैसे जौ है, ज्वार है, रागी, किनोआ, कोटू, राजगिरी, इस तरह के जो मिलेट्स हैं जो पहले हम काफ़ी खाते थे, अभी कम हो। बाजरा और मक्का तो हम रूटीन में खाते थे, तो अभी काफ़ी लोग नहीं खा रहे हैं। काफ़ी लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो गेहूं छोड़ के सीधे जौ की रोटी पे भी आ गए हैं। इस तरह का भी कल्चर है। तो वो चीज़ें 25% हमारे पूरे दिन की डाइट में होना चाहिए, और रिमेनिंग 25% में से आप देखिए टोटल पूरे दिन की डाइट का 12% पल्सेस, मतलब प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। इसमें पल्स, नॉन वेज खाने वालों के लिए नॉन वेज, एगिटेरियंस के लिए एग भी आ गया, और 10 to 12% हमारा नट्स एंड ऑयल सीड्स होने चाहिए। 300 ml तक मिल्क प्रोडक्ट्स होना चाहिए, मिल्क और कर्ड या पनीर, एनीथिंग, और वेरी स्पैरिंगली, मतलब 3 to 4 टीस्पून ऑयल, घी, बटर, और शुगर एंड सॉल्ट तो बिल्कुल मिनिमम। तो दैट इज़ ए बैलेंस डाइट, जो हमें वो जो रेशो है ना आइडियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, वो उससे मिल पाएगा। जो फीमेल्स में प्रोटीन की कमी रहती है उसका रीज़न ये तो नहीं है कहीं कि जैसे कोई मेल आ रहा है घर पे तो आते ही पूछते हैं, फीमेल्स बनाती है खाना तो पूछती है आप क्या खाओगे, आपकी पसंद का खाना क्या है, तो वो जो कहते हैं वही बनता है, लेकिन कभी फीमेल्स को नहीं पूछा जाता कि आप क्या खाओगे। फीमेल्स खुद ही बनाती है खाना, तो अपनी पसंद का बना लेना चाहिए उनको। हाँ, बना लेना चाहिए लेकिन नहीं बनाते हैं अपने। मैं तो रिकमेंड करूँगी कभी कभी तो बनाना चाहिए, और फिर डेफिनेटली जो फैमिली में सबके लिए बनता है हम खाते हैं, तो डेफिशिएंसी तो नहीं होनी चाहिए आइडियली। जो पैकेज्ड फूड आजकल मार्केट में बहुत चलते हैं, ये कितने हार्मफुल है लोगों के लिए, जैसे मैगी हो गई और भी कई सारी चीज़ें, आजकल तो कॉफ़ी भी आने लग गई पैक होके, ये सब चीज़ें। हाँ, रेडीमेड कॉफ़ी अवेलेबल है। हाँ, तो कितना हार्मफुल है लोगों के लिए। देखिए, पैकेज डाइट ना केवल हमारी हेल्थ के लिए बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग से निकल रही है ना, उसके कार्बन फुटप्रिंट उतने ज़्यादा हैं। तो केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, एनवायरमेंटल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रोसेसिंग का इम्पैक्ट तो इतना, अब प्रोसेसिंग भी दो तरह की होती है। एक तो हम चपाती बना रहे हैं, वो भी प्रोसेस्ड है, क्योंकि हम गेहूं पिसवा रहे हैं, हम डो लगा रहे हैं, उसका आटा लगा रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, तो वो भी प्रोसेस्ड है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं उन प्रोसेस्ड फूड्स की जो HFSS के नाम से जाने जाते हैं। मतलब HFSS होता है हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड्स में फैट, शुगर, सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें हाई होती हैं। दूसरा, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। तो इनसे बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, BP, शुगर, अस्थमा, और ये हार्ट की प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर, PCOD, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसका मेन रीज़न है ये। अच्छा, आजकल बच्चों को कहा जाता है स्कूल से आते हैं कि आप होमवर्क कर लो, उसके बाद आपके मोमोज ऑर्डर करेंगे, ये काम कर लो, उसके बाद ये ऑर्डर करेंगे। ये हार्मफुल है या सही है, ऐसे करना चाहिए पेरेंट्स को। नहीं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसा करने के लिए कि होमवर्क के बदले हम उनको इंसेंटिव में जंक फूड प्रमोट करें। ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। मतलब अगर आपको होमवर्क के बदले कुछ इंसेंटिव देना है, तो आप उनको कुछ स्टोरी बुक्स दे सकते हैं, कुछ कलरिंग बुक्स दे सकते हैं, कुछ गेम्स ला सकते हैं जो उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखें। जैसे वाइट बोर्ड है, मार्कर है, हमने खुद ने ग्लोब ला के रखा हुआ है घर पे। तो इस तरह के कुछ गेम्स हम बच्चों को दें जो उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखे, सो दैट ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो जंक फूड से भी दूर रखेगा ये, और आप हेल्दी फूड, मतलब बच्चे तो आप स्टार्टिंग से उनको जैसा सिखाएंगे ना वो वैसा सीखेंगे। आप स्टार्टिंग से उनको हेल्दी फूड दीजिए, उनको वही अच्छा लगेगा। आजकल स्कूल्स में सैटरडे को जंक अलाउड होता है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे हेल्दी भी फूड खा रहे होते हैं वो भी एक दिन के लिए जंक फूड ले जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रमोट नहीं होनी चाहिए आइडियली। एक तो वर्ड होता है हंगर, एक होता है एपेटाइट, दोनों में क्या डिफरेंस है। हंगर मीनिंग भूख, वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन होता है, वहाँ से कंट्रोल होती है। ये एक तरह से सिग्नल है। और एपेटाइट इज हमारी खुराक होती है कि हम पूरे दिन में किस फूड ग्रुप की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एपेटाइट। और एक वर्ड होता है डाइट, एक होता है फूड, दोनों में। डाइट इज पैटर्न, कि अच्छा। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ओवो वेजिटेरियन है, दीज आर डिफरेंट पैटर्न्स। और मतलब वॉट एवर टाइप ऑफ मील्स वी आर कंज्यूमिंग इन अ होल डे। और फूड
फूड तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, इट मे बी वेजिटेरियन, इट मे बी प्लांट बेस्ड फूड, वो सभी फूड ग्रुप्स है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। अभी कहा जाता है ये एजिटेरियन डाइट, एजिटेरियन क्या है, ये वेज में आता है नॉन वेज में आता है? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो वेजिटेरियन डाइट में ही आता है। अनफर्टिलाइज्ड कैसे बनते हैं, मतलब ये? मतलब वो फर्टिलाइज्ड नहीं है एग, केवल हैन का एग है, हैन अलग रखती है, मेल हैन नहीं होता उसमें, कॉक नहीं होता, ओनली फीमेल हैन होती है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन में आता है टेक्निकली, बट जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग तो एग वेजिटेरियन डाइट का पार्ट नहीं है। तो इसमें प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है क्या इसमें, एग में? हाँ, प्रोटीन इंटेक अच्छा भी होता है और अच्छी क्वालिटी का भी होता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल वैल्यू एग प्रोटीन की होती है वो 1 होती है। मतलब जो एग से हमें प्रोटीन मिलता है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसका रीज़न है क्योंकि एग का जो एल्ब्यूमिन है, उसका जो अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन है वो हमारे बॉडी के एल्ब्यूमिन के अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन से बहुत मैच करता है। अच्छा। तो जिस फूड ग्रुप का अमाइनो एसिड पैटर्न हमारे बॉडी के अमाइनो एसिड पैटर्न से मैच करेगा वो उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा, और जैसे जैसे वो अमाइनो एसिड पैटर्न वो कॉम्पोजिशन डिविएट होगा उतना वो कम एब्जॉर्ब होगा, उससे वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल फूड्स थोड़ा बेटर एब्जॉर्ब होते हैं धीरे धीरे, और जिस फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिर दालें हैं, सीरियल्स हैं, तो धीरे धीरे उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे बॉडी के कॉम्पोजिशन से डिविएट होता है, तो उनका इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता और वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। इसलिए जब हम दालें खाते हैं तो उनसे हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हम किडनी के पेशेंट्स को दालें वगैरह अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें उनको प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का देना होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स कम बने, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो किडनी पे लोड पड़ेगा। दैट इज़ द सिंपल लॉजिक, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए एग का कहते हैं कि इसको कंप्लीट प्रोटीन माना गया है। इसमें जो येलो पार्ट आता है वो क्या होता है? क्योंकि जैसे कई जिम जाने वाले लड़के हो या लड़कियां होती है वो एग खाते हैं, लेकिन एग में येलो पार्ट को निकाल देते हैं, सिर्फ वाइट पार्ट खाते हैं। इन दो क्या होता है इन दोनों में? येलो पार्ट मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ओवरवेट या ओबेसिटी नहीं है तो लेना चाहिए, क्योंकि वैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन विटामिन B12 का भी अच्छा सोर्स होता है, और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, विटामिन A, D, E एंड K, उसका भी अच्छा सोर्स होता है। अच्छा। तो अगर अंडरवेट हैं या नॉर्मल हैं, कोई डिजीज़ नहीं है तो लेना चाहिए, एक या 2 एग्स के येलो पार्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक्सेसिव अगर जिम में तो 6 अंडे, 8 अंडे, 10 अंडे तक बताते हैं, तो एक्सेसिवली इनटेक तो फिर हार्मफुल हो सकता है इन लॉन्ग रन। सबकी बॉडी के लिए अलग अलग होता है, तो किसको कैसे पता चले कि उसके लिए एक्सेसिव है, किसी के लिए नहीं है? उसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लें और रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहें, क्योंकि किसी को नहीं पता चल सकता बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए तो फिर इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, हमें लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ेगा, क्योंकि क्लिनिकली ऐसे कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। तो लिपिड प्रोफाइल कराएं, रेगुलर ब्लड शुगर का चेकअप कराएं और मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प लें अगर कुछ भी डिरेंज्ड होता है तो। आजकल एक नया टाइटल है जंक फूड डे, जिसको चीट डे भी बोलते हैं, ये क्या होता है? ये नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आती कहाँ से ये चीज़ें? अब ये तो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, तभी तो लोग आएंगे, कुछ नया चाहिए होता है लोगों को। तो बेसिकली चीट डे टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में डेली रूटीन में एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। और जहाँ तक चीट डे का सवाल है, मेरे हिसाब से आप कुछ आपकी पसंद का कुछ अलग भी खाना खाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डे आप पूरे दिन वही खाएंगे। आप रूटीन में भी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ओवर ईटिंग ना करें और बैलेंस रखें, साथ में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनका भी कंजम्पशन करें तो ठीक है, इट्स ओके। वंस इन ए वाइल 15 डेज़ में या महीने में एक बार अगर आपने कुछ और भी खा लिया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब खाने के साथ हमारा जो रिलेशन है वो चेरिश करने वाला होना चाहिए, गिल्ट वाला नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। कई बार ऐसे होता है ना कि जो बच्चे जिम जाते हैं उनका ऐसे होता है कि 7 दिन में एक दिन ऐसे चीट डे रखते हैं, और 7 दिन अच्छा प्रोटीन लेंगे, सबको डाइट बहुत अच्छी लेंगे, एक दिन जंक फूड फास्ट फूड सब खाएंगे, तो ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये। खा सकते हैं वो कम क्वांटिटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही उनको वो चीज़ें खानी है। मतलब चीट डे स्पेशली हम बना के प्रमोट कर रहे हैं उन चीज़ों के कंजम्पशन को, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। आप अलाउ कर सकते हैं उनको कि आप विद इन सर्टेन लिमिट खा सकते हैं, किसी भी दिन खा सकते हैं। आजकल एक वर्ड काफ़ी सुनते हैं, प्रोसेस्ड फूड,
क्या होता है प्रोसेस्ड फूड? प्रोसेस्ड फूड हम सभी के लाइफ में हम डेली देखते हैं, जितने भी हमारे सुपरमार्केट्स हैं ये प्रोसेस्ड फूड से भरे पड़े हैं। हम्म, जो भी पैकेट बंद फूड है, हम्म, डब्बा बंद फूड है, जो रेडीमेड रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स, कितनी तरह की नमकीन्स हैं, हम्म, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, हम्म, है ना, रेडीमेड जूस सूप्स अवेलेबल है मार्केट में। तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन डेली लाइफ, हम यूज़ भी कर रहे हैं उनको। तो जो रेडी टू ईट हैं या रेडी टू कुक हैं वो सभी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, क्योंकि उसमें हमने फूड प्रोडक्ट को सारी प्रोसेसिंग्स करके, उसकी ग्राइंडिंग करके, उसको सोक करके, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके हम्म, उनको प्रिजर्व करके रख लिया है कि हम कभी भी किसी भी टाइम पे खा सके। हम जर्नी करने जा रहे हैं तो भी खा सके, हम ट्रैवलिंग में अपने साथ पर्स में रख के ले जा सके। तो प्रोसेस्ड फूड्स का जो बनाने का मेन मोटो था, मतलब ठीक है, बिजनेस मनी मेकिंग तो था ही, साथ में कन्वीनियंट लाइफ को कन्वीनियंट बनाना था कि टाइम सेविंग करना है। आज के टाइम पे फीमेल्स मेल सब काम पे जाते हैं, तो खाना बनाने का हर टाइम, फ्रेश खाना बनाने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो इन दैट वे हमारी लाइफ इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस्ड फूड्स एग्जिस्टेंस में आए थे। लेकिन उसका काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इस तरह की मिलाई गई जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसमें से फाइबर निकल निकल जाता है आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस्ड फूड्स में मैदा होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैदा होता है, तो उसमें फाइबर नहीं रहा। और साथ में शुगर स्पाइक्स बढ़ती है मैदे से, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो अच्छे नहीं है। फिर साथ में उनको प्रिजर्व रखने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए, उनमें एडिटिव्स डाले गए, उनको टेस्टी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें हाई सॉल्ट शुगर ऐड किया गया। तो इन दैट वे दीज फूड्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। की ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो सबकी अपनी अपनी फूड चॉइसेस होती हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है या ये नहीं है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ किस डायरेक्शन में जा सकती है अगर ओवर कंजम्पशन किया तो प्रोसेस्ड फूड खाने के फ़ायदे फ़ायदे तो ये है कि हम टाइम सेविंग है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनमें एडिटिव्स हैं, उनमें फूड कलर्स हैं, उनमें सॉल्ट ज़्यादा है, उनमें शुगर ज़्यादा है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि नेचुरल और फ्रेश फूड्स हम ज़्यादा लें। और क्योंकि बिज़ी लाइफ है, तो प्रोसेस्ड फूड्स को हम किन किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे रोस्टेड चने हैं, वो हम ले सकते हैं प्रोसेस्ड फूड की जगह। और कर्ड का पैकेट ले सकते हैं, लेमनेड बना के ले सकते हैं, फूल मखाने सेक के रख लीजिए आप, उनको आप ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ एडिटिव्स नहीं है। उनमें इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं मोर देन मिनिमम लिमिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिनकी वजह से कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन करना चाहिए। जो पहले के लोग थे जैसे लड्डू बना के रख लेते थे, तो बिल्कुल ये क्या बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड में आता है लड्डू वगैरह खाना? लड्डू, और भी कई सारी चीज़ें जो तेल में ऑयल में बना के रख लेते हैं, जी, बाद में खाते रहते हैं। मठरी हुई, भाकरी हाँ, ये हुई, सब चीज़ें। अपने तो इंडियन कल्चर में इतनी डाइवर्सिटी है। हम भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था ना, तो हमारे जो फूड कल्चर है वो भी बहुत रिच है, स्टार्टिंग से बहुत रिच है। इतनी डाइवर्सिटी है, आप राजस्थान में देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, और साउथ में देख लीजिए, इतने वैरायटी का खाना जो हम खाते हैं हमारे यहाँ बनता है, वो शायद ही किसी और कंट्री में बनता होगा। तो वो उस चीज़ को हम प्रोसेस्ड फूड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि वो सारी डब्बे बंद चीज़ें होती हैं, उसको माइक्रोवेव में रखा, उसको माइक्रोवेव हीट किया और उसको कंज्यूम किया। वहाँ पे फ्रेश फूड बनाने का कल्चर नहीं है, पर हम तो स्टार्टिंग से बनाते हुए आ रहे हैं ना, तो हमारा ये जो कल्चर चल रहा है हमारे कंट्री का, वो ही बेस्ट है हमारे लिए, हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। यहाँ वाला जो कल्चर है ट्रेडिशनली जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ही बेस्ट है। अब आपने बात की लड्डू की, लड्डू, मठरी, भाकरी, भाकरवाड़ी, इस तरह की चीज़ें हम बना के रखते थे, मुरमुरे सेक के रखते थे, पापड़। पापड़ हम बनाते थे। तो ये सब चीज़ें हम प्रोसेस्ड फूड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, वो चीज़ें इनमें ऐड नहीं है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हम खा सकते हैं, क्योंकि एक बार बना के रख लिया आप, दिन में कभी भी स्नैकिंग एज ए गुड स्नैकिंग ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्या बुरा है? और बच्चों के लिए तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि उनकी तो रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं।
और ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जज करना चाहिए कि किसके लिए क्या अच्छा है, किसके लिए क्या बुरा है। हम किसी भी एक चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के लिए? कि पहले के लोग तो ऐसे करते थे कि जैसे सरसों का तेल निकलवा लिया घर पे और उसको खाते थे, जी तिल का निकलवा लिया उसको खाते थे, कोई रिफाइन कुछ नहीं था उसके अंदर। लेकिन आजकल जी कितने पैक डाल रहे हैं, इनमें क्या नुकसानदायक है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? जो कच्ची घानी वाला तेल आता था हम्म, वो बहुत बिल्कुल ही शुद्ध होता था। हम्म, वो अभी अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ हम्म, पे, लेकिन काफ़ी कोशिश करें तो वो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, तो कोई भी तेल अच्छा है या बुरा, दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक तो उसकी न्यूट्रिटिव कॉम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से 3-4 तरह के फैट होती हैं। कुछ तेल होते हैं जैसे सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सेफ्लॉवर है, जो प्यूफर रिच होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी 2-3 तरह का होता है। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और एक एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। हम्म, तो जो प्यूफर रिच होते हैं वो एलडीएल वीएलडीएल के लेवल को कम करते हैं, हम्म, लेकिन वो एचडीएल के लेवल को बढ़ाते नहीं हैं। हम्म, फिर कुछ ऑयल्स होते हैं म्यूफर रिच, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ अपने लोगों का, जिसमें सरसों का तेल आ गया, अपना मूंगफली का आ गया, तिल का आ गया, राइस ब्रान का आ गया, कैनोला ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया। ये सभी म्यूफर रिच होते हैं। तो इनका बेनिफिट ये है कि ये एलडीएल और वीएलडीएल को कम करते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको हम्म, बढ़ाते हैं। तो हम्म, इसके ड्यूअल बेनिफिट्स हैं। फिर होते हैं सैचुरेटेड फैट, जो भी चिकनाई आपकी रूम टेम्परेचर पे जम जाए, जैसे घी है, कोकोनट ऑयल है, मक्खन है, ये रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं ना, तो ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये इनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर एक चौथी टाइप का फैट होता है ट्रांस फैट्स। जब हम एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जो मार्केट के फ्राइड फूड्स हम हाँ खाते हैं, बिल्कुल। तो वो एक ही तेल उनका महीनों महीनों भर तक चलता रहता है, वो ब्लैक हो जाता है, हम्म, इतना थिक हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, वो हम्म, उसको चेंज नहीं करते। हम्म, वो ट्रांस फैट्स होता है। या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे बेक करे जाते हैं, उनमें हाइड्रोजनेटेड फैट डलता है, डालडा डलता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। आपने देखा होगा आइसक्रीम के कोन्स पे आइसक्रीम नहीं लिखा रहता, उस पे लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट। तो वो आइसक्रीम नहीं है, वो उसमें नेचुरल क्रीम है ही नहीं, उसमें ये डालडा यूज़ किया जाता है। इसी अच्छा, तरह से काफ़ी सारे जितने भी अपने प्रोसेस्ड फूड्स आपने अभी बात की, तो उनमें डालडा, उसमें पामोलिन ऑयल यूज़ हो रहा है। हम्म, पामोलिन क्या है? पाम ऑयल से निकलता है। ये तो अच्छा, अपने इंडिया में बनता भी नहीं है, ये यूएस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हम्म, तो पाम ऑयल में ऑल्दो बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट रिच है, लेकिन सैचुरेटेड होता है वो, तो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप देखेंगे कि सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स इंडिया में पामोलिन ऑयल में अवेलेबल हैं, और दूसरे कंट्रीज़ में उसमें पामोलिन ऑयल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट उसकी कम पड़ती है। तो यहाँ हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा फ़ैट हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। और ट्रांस फैट का मैंने आपको बता दिया। फिर एक तरह का फैट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। तो वो हमें मिलते हैं वॉलनट से, फ्लैक्स सीड्स से, या फिश ऑयल से। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स उसके सोर्सेज होते हैं। तो अब आप देखिए कि आपको कोई इस तरह का ऑयल लेना है, क्योंकि आपको हमने सारे ऑयल्स की क्वालिटीज़ बता दी। हम्म, अब आप देखिए कि प्यूफर रिच लेना है या म्यूफर रिच लेना है, तो सही है सही है। इट डिपेंड्स कि आपका अभी का कंजम्पशन कितना है, उसमें क्या कम करना है, क्या बढ़ाना है। और एक होता है प्रोसेसिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि तेल कौन सा बेस्ट है, क्योंकि प्रोसेसिंग भी बहुत तरह के हो रहे हैं आजकल। कच्ची घानी का भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रहा है, फिर ये इस तरह के कोल्ड प्रेस्ड भी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोल्ड प्रेस्ड आप कोई सा भी तेल लीजिए, लेकिन एक्सेस में कोई भी तेल अच्छा नहीं है, हम्म, और कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना चाहिए। मतलब मॉडरेशन में आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो ठीक है वो आपके लिए। तो आप 1 चम्मच प्यूफा रिच ले लें, 2 चम्मच म्यूफा रिच ले लें, 1 चम्मच घी भी ले लें, और ट्रांस फैट्स अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि तली हुई चीज़ अगर खानी है तो आप घर में तल के खाएं, उसमें हम वन टाइम यूज़ करते हैं, फ्राइंग के लिए वन टाइम ऑयल यूज़ करते हैं, उसको दोबारा फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करते। आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसके पराठे में यूज़ कर सकते हैं, वो भी वन टाइम होता है, उसके बाद वो भी यूज़ नहीं होता। और विद इन 2 डेज होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि घर में तली हुई चीज़ें खाएं अगर खानी है तो कभी कभी। और दूसरा,
उतना ही तेल यूज़ करें फ्राइंग में, उतना ही तेल लें जितना हमें नीड है, ज़्यादा ले ताकि वो नहीं खराब होके जिससे फेंकना कि नहीं पड़े। बचे कम बचे। तो ये कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिससे हम हेल्दी रहने की तरफ बढ़ सकते हैं। आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। मान लो कोई पर्सन है 100 किलो का है, अगर उसको अपना वेट लॉस करना हो, जैसे 80 किलो पे आना हो, तो कैसे करे वो? क्या डाइट ले कि उससे उसका वेट लॉस भी हो जाए और उसकी जो कमजोरी भी फील नहीं हो उसको? ओबेसिटी होती क्यों है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी पर्सन का वेट क्यों बढ़ता है। वेट तभी बढ़ता है जब हमारा एनर्जी इंटेक या फूड इंटेक एक्सेस में है एनर्जी एक्सपेंडिचर के। हम उतनी एक्सरसाइज या उतना काम नहीं कर रहे हैं, या जो खाना हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी में स्टोर ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी इंटेक कम करना पड़ेगा और फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल थी, तभी तो वेट बढ़ा है ना। और वेट बढ़ने के और भी रीजंस होते हैं, जेनेटिक्स भी होती है, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, उनकी वजह से भी बढ़ जाता है। बट डाइट एंड लाइफ स्टाइल एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से वेट बढ़ सकता है, और ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स तो हमारे हाथ में नहीं है, उसे तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ें कम कर सकते हो अपनी डाइट में। जैसे फैट, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी मेजरली जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनसे मिलती है, या फिर आप भैंस का दूध पी रहे हो, या फिर तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, या अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ ओबेसिटी। तो ये चीज़ें हमें कट डाउन करनी है, ठीक है। और फिर अब क्योंकि भूखे तो नहीं रख सकते हम आपको, क्योंकि भूख लगेगी तो फिर क्रेविंग होगी, और क्रेविंग होगी तो फिर हम दुगना खाएंगे। तो उस केस में हमें फिर पेट भरने के लिए कुछ लो कैलोरी सब्स्टिट्यूट्स पहचानने की नीड होती है। जैसे कि आप छाछ ले ली, आपने ग्रीन टी ले ली, आपने बिना चीनी का नींबू पानी ले लिया, ब्लैक टी ले ली, ब्लैक कॉफ़ी ले ली, तो वो एक लिक्विड हाइड्रेशन, नींबू पानी से, छाछ से, नारियल पानी से आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा और पेट भी भरेगा। और सैलेड्स वगैरह इंक्लूड करें खाने में, रोस्टेड चने लें, फूल मखाने लें, उससे काफ़ी हद तक आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो अपने वेट को। और फिजिकल एक्सरसाइज तो नो डाउट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज हैंड इन हैंड चलती है, तो एक दूसरे की पूरक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल बेड पे बैठे बैठे मेरा वेट कम हो जाए, वो कोई मैजिक स्टिक नहीं होती। अब आज के टाइम में मार्केट में इतनी तरह तरह की डाइट्स अवेलेबल हैं, कितनी कीटो डाइट चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, एटकिंस डाइट चल रही है, साउथ बीच डाइट चल रही है, बहुत तरह तरह की डाइट चल रही है मार्केट में। तो ठीक है, काफ़ी लोग 7 डेज तक केवल लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी कुछ हद तक ये चीज़ें वेट लॉस तो करवा देती हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। हर तरह की डाइटिंग के अपने यो इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यो इफ़ेक्ट्स मीन्स कि आपका वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन पे वापस लौटते हो तो दुगनी रफ्तार से बढ़ भी जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बैलेंस डाइट, लो फैट डाइट, लो कैलोरी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी वो करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, वो अच्छा होता है या बुरा होता है बॉडी के लिए, कि ठीक नहीं रहता होगी? कई लोग ऐसे होते हैं जैसे नवरात्रा करते हैं, नवरात्रा के अंदर 9 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, एक टाइम खा लेते हैं, एक टाइम नहीं खाते, तो ये अच्छा होता है या बुरा होता है, बॉडी के लिए नुकसानदायक? देखिए, फास्टिंग तो हमारे इंडिया का तो शुरू से ही कल्चर रहा है। आप किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, अपने हिंदू रिलीजन में हम नवरात्रा करते हैं, कार्तिक में करते हैं लोग, और काफ़ी बीच बीच में त्यौहार आते हैं, कई लोग सप्ताह में एक बार फास्टिंग करते ही करते हैं। और मुस्लिम्स में भी देख लीजिए, रमज़ान के महीने आते हैं तो वो एक महीने तक की फास्टिंग रखते हैं। जैन धर्म में भी आप देख लीजिए, फास्टिंग तो शुरू से देख रहे हैं हम, अपने ट्रेडिशनल लाइफ का पार्ट है। तो अच्छा बुरा इन द सेंस कि आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली आप जुड़ते हो। दूसरा, फिजिकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका कैलोरी कट डाउन होता है, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। तो अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसमें आप क्या खा रहे हो। जैसे कई लोग फास्टिंग में ये कुट्टू की, राजगिरी की तली हुई पूरियाँ बनाते हैं, नॉर्मल डेज से ज़्यादा खाते हैं उस दिन। तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि कैलोरी कट डाउन कम हो गया, फास्टिंग तो बहाना हो गया, खा रहे हैं कुछ नहीं। और हाँ चीज़ें। हाँ, नहीं, अपने तो राजस्थान में कई जगह, जोधपुर साइड में तो फलाहार के मिर्ची बड़े, फलाहार की चीज़ें मिलती हैं। अपने यहीं पे देखिए, फलाहार की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, तो कई लोग तो वो चीज़ें खाने के लिए फास्ट करते हैं।
तो आपको किस पर्पस से फास्टिंग करनी है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पिरिचुअल पर्पस है या आपका वेट लॉस वाला पर्पस है, डिटॉक्सिफिकेशन का पर्पस है। लेकिन अगर सही तरीके से करी जाए फास्टिंग साइंटिफिक वे में तो नो डाउट इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? ये बहुत वर्ड सुनते हैं लोगों से, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नया वर्ड नहीं है, वर्ड नया है लेकिन कोई पैटर्न नया नहीं है। अपने कंट्री में तो स्टार्टिंग से हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही होते थे। हम सुबह खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे। वही 2 टाइम खाना खाने का कल्चर था और वो भी दिन गोधूली बेला जो दिन ढलने से पहले हम खाते थे। और रात को ब्रेकफास्ट का तो अपना कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई। तो वो चीज़ें तो हमारे स्टार्टिंग से ही चली आ रही है। उसका यही है कि आपका खाना डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका कैलोरी भी इनटेक भी एक लेवल तक ही रहता है। आप क्योंकि इसमें क्या होता है 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते, 8 घंटे की विंडो में आप बहुत जो भी खाना है वो खाते हो। तो आप उस 8 घंटे में एक साथ कितना ही खा लेंगे, तो वो कैलोरी कट डाउन अपना लिमिटेड हो जाता है और जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो इन दैट वे इट इज़ गुड बट लेकिन अगर ये हमारा नॉर्मल पैटर्न नहीं है और हम वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कर रहे हैं तो जैसे ही आप नॉर्मल आपके रूटीन पैटर्न पे आओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। अच्छा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। हेल्दी स्किन रखने के लिए कौन सी डाइट लेना चाहिए इंसान को? स्किन हेल्दी रखने के क्योंकि लिए डाइट का स्किन पे बहुत इफेक्ट आता है। बिल्कुल जो हाँ। हम खा रहे हैं वो मतलब जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। हाँ है मन और तन दोनों। बिल्कुल। तो ये तो फैक्ट है, जो हम खाते हैं वो हम दिखते हैं, वो ही हमारी थॉट्स प्रोसेस होती हैं। तो स्किन भी डेफिनेटली हमारी ग्लो करती है अगर हमारी डाइट अच्छी है। जैसे हमारा हाइड्रेशन अच्छा है, हम पानी अच्छा पी रहे हैं, कम से कम 8 से 10 ग्लास हम पानी पी रहे हैं। तो पानी में केवल पानी इंक्लूड नहीं होता, कोई भी लिक्विड जैसे छाछ है, नींबू पानी, नारियल पानी, फ्रेश फ्रूट जूसेस। यहाँ मैं प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं। तो ये सभी हमारे लिक्विड इंटेक में आते हैं। टी कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिक्विड इंटेक में नहीं आते हैं, वो डाययूरेटिक्स हैं, वो डिहाइड्रेट करती है हमारी बॉडी को। तो उसको हम लिक्विड्स में काउंट नहीं करते। तो लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए, साथ ही मतलब बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? हाई फाइबर डाइट है, तो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सभी फाइबर रिच होते हैं, छिलके के साथ अगर खा रहे हैं तो। होल ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें हम रूटीन में शामिल करें। और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट नाम आपने आजकल तो बहुत कॉमन चल रहा है ये चीज़ें, क्योंकि ये एंटी कैंसरस भी होती हैं, रिजुविनेटिंग भी होती है। मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें होती है ना, जैसे जितने भी कलरफुल फ्रेश एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सॉरी, तो उनका इंटेक करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन डेवलप होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं ये उस फ्री ऑक्सीजन को निकालती है। तो हम स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होता है तो डेफिनेटली स्किन ग्लो करेगी। और नॉट ओनली स्किन, ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ विल बी इम्प्रूव। फाइबर फूड में क्या क्या खाना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें? जैसे केले के लिए लोग कहते हैं केला फाइबर होता है, सच है? सारे फ्रूट्स में होता है फाइबर। अच्छा। सारे फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर होता है। और होल ग्रेन्स में अगर हमने बहुत बारीक उसको नहीं पीसा है और उसको छाना नहीं है तो अनाज में, दालों में भी फाइबर होता है। इसके अलावा फ्रेश कोकोनट है अपना, स्वीट कॉर्न्स हैं, ये भी फाइबर के अच्छे सोर्स हैं। तो फाइबर मतलब डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। क्योंकि 2000 कैलोरी अगर रिक्वायरमेंट है तो 40 ग्राम फाइबर आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये इतना अपने वेजिटेरियन डाइट में हो जाता है आराम से। जो आप बता रहे हो कि जैसे आटे को छाने नहीं, वो जो छानने के बाद ऊपर बच जाता है उसको, जिसको कचरा समझ के लोग फेंक देते हैं, तो वो फाइबर रहता है उसके अंदर, वो खाना फाइबर चाहिए होता है, उसको? वो ब्राउन पोर्शन है। तो हाँ, उसको खाना उससे चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, अच्छा। उससे हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये भी नहीं होती हैं। तो वो अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए, खाना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा जैसे बाजरा है, जौ, ज्वार, इस तरह की चीज़ें डेली रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए। अभी तो विंटर्स आ रही हैं तो बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, हमारे पास तो बहुत मतलब रिच डाइट है। आप पंजाब में देखिए मक्के की रोटी, सरसों का साग बनता है। तो जितनी भी हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं वो अच्छी फाइबर का सोर्सेज होती हैं, तो वो हमें करना चाहिए। कुछ मिथ और फैक्ट की बात करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 8 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वेट गेन होता है इससे, क्या ये सच है या मिथ है?
खाना खाने का और टाइमिंग का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम्म खाना खा के वो डाइजेस्ट होना चाहिए, हम्म दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप 8 बजे खा रहे हो, 6 बजे खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, हम्म उससे इतना वो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप 6 बजे खा के अगर 8 बजे तक सो रहे हो, हम्म या 8 बजे खा के 11 बजे सो रहे हो, हम्म। वो मैटर करता है। मतलब आप जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट होना चाहिए। अच्छा, सोने खाने और खाने के बीच में सोने और इंटरवल होना खाने के चाहिए। बीच में गैप होना चाहिए, हम्म इसीलिए ये हमारा सिस्टम बना हुआ है कि हम दिन छिपने के बाद नहीं खाते। वो हम्म हमारा जो जैन कल्चर है उसमें, और पुराने टाइम में हम लोग नहीं खाते थे दिन हम्म छिपने के बाद। हम्म उसका यही लॉजिक था कि खाना डाइजेस्ट हो जाए सोने से पहले। हम्म। एक दूसरा ये है कि 8 गिलास पानी के पीने चाहिए डेली। ये सच है या फिर ये भी मिथ है? ये सच है, मतलब लेकिन 8 या 9 या 10 या 6 इतना पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते। म, आपके पानी की इनटेक सही है या नहीं, आपका यूरिन साफ होना चाहिए। यूरिन येलो या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर येलो कलर का आ रहा है इट मीन्स वाटर इनटेक कम है। तो अगर 8 ग्लास पीने पे भी अगर यूरिन साफ नहीं आ रहा तो हाँ, हमें ज़्यादा पानी पीने की नीड होती है। पर ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना तो पीना ही चाहिए। और ये भी होता है कि जैसे मान लो ज़्यादा पानी पियेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, ज़्यादा यूरिन आउटपुट आएगा तो। ये भी होता है ना? नहीं, इतना ज़्यादा पानी तो प्रैक्टिकली हम लोग पीते नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो उस केस में होता है जब कोई डिजीज़ है, हम्म। जैसे कोई किडनी की डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है। लेकिन अगर हम हेल्दी नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तो ऐसे नहीं होता है। जो वीगन डाइट होती है जिसको आप प्लांट बेस्ड डाइट बोलते हो, इससे मसल्स बिल्ड कर सकते हैं? वीगन डाइट से हाँ। अगर प्रोटीन इनटेक अच्छा है तो डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन बस ये है कि वीगन डाइट वाला जो प्रोटीन होता है हम्म वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एनिमल सोर्सेज, क्योंकि वीगन डाइट में हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज ले रहे हैं, एनिमल सोर्सेज नहीं ले रहे हैं। तो वो हमें फिर क्वांटिटी उनकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी मसल बिल्डअप होगा। और डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह वो करनी पड़ेगी साथ में, तो हो सकता है। एक और ये बात है कि जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो लेना ही पड़ेगा, ये मिथ है या सच है? सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं है अगर डाइट से नीड पूरी हो रही है तो। हम्म अगर हम हमारी पूरे दिन की डाइट में हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं, सब्जियां भी ले रहे हैं, मिलेट्स भी ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है तो फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में फिर अदर सब क्लिनिकल साइंस और क्लिनिकल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस रहते हैं। आजकल तो हम देखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है, लोगों के पैरों में पेन होता है यंग जनरेशन में। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, हम्म क्योंकि हमारी डाइट में वो इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। हम्म तो उस केस में हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। हम्म लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो चीज़ें नेचुरल सोर्सेज से हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हम्म। होता है, वो आर्टिफिशियल सोर्सेज से लेने पे इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये रिसर्च प्रूवन है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि नेचुरल सोर्सेज से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। जूसिंग हेल्दी वे है बॉडी को क्लींज करने के लिए? जूसिंग, एक तो फ्रूट क्लींज वर्ड, जूसेस, क्या क्लींज का मतलब क्या होता है? क्लींस मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन। हम्म तो उसके लिए तो वाटर और हाई फाइबर डाइट भी आप ले सकते हैं, और फ्रूट्स को डायरेक्ट काट के खा सकते हैं रादर देन उनका जूस बनाने के लिए। फ्रूट्स को अगर आप जूस बना रहे हैं तो फाइबर तो निकल ही गया। तो मतलब ये भी मिथ है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो जूसिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है। आप हम्म वाटर और सैलेड्स और फ्रूट्स लीजिए, हम्म। वो ज़्यादा बेटर है आपकी बॉडी को क्लींजिंग के लिए। घी इज हेल्दी फॉर बॉडी? घी डिपेंड करता है कितना खा रहे हैं। 1 और 2 टीस्पून ले रहे हैं तो अच्छा है, और एक्सेस में ले रहे हैं तो, और फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी बॉडी बिल्ड की कैसी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है। कोई हैवी एक्टिविटी वर्कर होता है, कोई सेडेंटरी वर्कर होता है, तो रिलेटिविटी में देखा जाता है कि उसके लिए वो ठीक है या नहीं है। एक ऐसा कहा जाता है, ये मिथ है सच आप बताओगे, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रहता है अगर आप पपाया खा रहे हैं तो डेली? पपाया का मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, मिथ है मतलब ये? पपाया जनरली प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करने को बोलते हैं, लेकिन वो भी कच्चा पपाया अवॉइड करने को बोलते हैं, उसमें पपेन एंजाइम होता है, उससे अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। अदरवाइज तो मेंस्ट्रुएशन से तो कोई लेना देना नहीं है। खाली पेट चाय पीना अच्छा होता है बॉडी के लिए या नुकसान करता है? कई लोगों को एसिडिटी हो सकती है खाली पेट चाय पीने से, काफ़ी लोग हम्म कंप्लेन करते हैं एसिडिटी की। तो अपने इंडिया में तो सुबह उठ के सबसे पहला मील ही चाय होता है, हम्म पर साथ में कुछ लेते हैं, हम्म। बिस्किट्स या पराठा वगैरह कुछ भी, तो उससे फिर एसिडिटी से बचा जा सकता है।
चलो हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अगर पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहो, यूथ को, पब्लिक को, सभी लोगों को, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि आप अपने आहार विहार और निद्रा मतलब डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप में बैलेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि और ओवर ईटिंग मत कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए।